हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली कांस्टेंट ड्यूरेशन इन मोस्ट वुमेन। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी ऐसी फेज होती है जो कि मोस्ट वुमेन के अंदर कांस्टेंट होती है? ऑप्शन ए फॉलिकुलर फेज, ऑप्शन बी ओव्यूलेटरी फेज, सी ल्यूटियल फेज, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल फेज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होती है वो मोस्ट वुमेन के अंदर कांस्टेंट ड्यूरेशन की होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस। सबसे फर्स्ट आती है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि डे 1 से लेकर डे 5 तक हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड फेज आती है हमारी फॉलिकुलर फेज, जिसे कि डे 16 से लेकर 13 तक हम कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओव्यूलेशन, जो कि अराउंड डे 14 को होता है। उसके बाद आती है ल्यूटियल फेज, जो कि डे 15 से लेकर 28 तक हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, व्हाट हैपेंस टू द कार्पस ल्यूटियम एट द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम के साथ एट द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज क्या होता है? ऑप्शन ए, इट कंटिन्यूज टू सिक्रेट हार्मोन इंडेफिनिटली, ऑप्शन बी, इट degenerates and form the carpus albicans, option C, it develops into the placenta, option D, it is reactivated to sustain pregnancy. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इट degenerates and form the corpus albicans। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसके अंदर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, नहीं होती है तो क्या होता है, इसे हम देखेंगे। If pregnancy does occur, carpus luteum continue to produce progesterone and estrogen until the placenta is sufficiently developed to take over the hormone production. सबसे फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है कि वह प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, और यह सिक्रेट तब तक करता है जबकि प्लेसेंटा जो है वो सफिशिएंटली इन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देता है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इस फेज के अंदर क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ल्यूटियल जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम वो डिजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकम्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब डज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली अकर। कौन सा ऐसा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है जहां पर कि मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए इंट्राम्यूरल, ऑप्शन बी इन्फंडिबुलर, ऑप्शन सी एम्पुलरी, ऑप्शन डी इस्थमिक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एम्पुलरी पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पर मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। फैलोपियन ट्यूब जिसे कि हम यूटेराइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी कहते हैं। लेंथ की बात करते हैं इसके तो यह 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसके पार्ट की बात करते हैं तो 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एम्पुलरी पार्ट के अंदर ही मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है। First of all, the fallopian tube has cilia that helps move the egg from the ovary towards the uterus. fallopian tube जो होती है उसके अंदर cilia present होते हैं, जिसकी वजह से जो egg होता है वो towards the uterus move करता है। Ampullary region के अंदर ciliary movement जो होता है वो अगर कम है या less effective है, क्योंकि scarring या blockage है, तो उसकी वजह से वहां पर movement कम होगा और increase हो जाएंगे chances of ectopic implantation के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लिस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के डेवलप होने के लिए नीचे दिए गए फैक्टर में से सबसे कम कौन सा कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरी, ऑप्शन बी एब्डोमिनल सर्जरी, ऑप्शन सी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलाइजेशन, ऑप्शन डी जनरल एनेस्थीसिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलाइजेशन। इसका हम अगर अर्ली एम्बुलेशन या फिर अर्ली मोबिलाइजेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो वो हमें हेल्प करता है पोस्ट ऑपरेटिव इलियस को मैनेज करने के लिए, जो कि 2 मैकेनिज्म होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट अर्ली एम्बुलेशन से हम बॉवेल मोटिलिटी जो है उसे स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरा होता है कि हम सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। और यह जो इनहांस सर्कुलेशन है हमारा, वो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है उसको ऐड करता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से हीलिंग और फंक्शनिंग जो होती है इंटेस्टाइन के प्रॉपरली होने में हेल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइंट हैज बीन प्रिस्क्राइब लिसिनोप्रिल टू ट्रीट हाइपरटेंशन, द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक क्लाइंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है लिसिनोप्रिल फॉर द हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को असिस्ट करेंगे?
ऑप्शन ए हाइपोनेट्रेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्शियमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपरमैग्नीशियमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम हाइपरकैलेमिया को क्यों आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा लिसिनोप्रिल मेडिसिन है वो है हमारा एसी इनहिबिटर, जो कि यूज में लिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर। यह जो मेडिसिन होती है वो हाइपरकैलेमिया करती है, मतलब कि पोटेशियम का लेवल जो है यहाँ पर एलिवेट करती है। पोटेशियम का लेवल इसलिए एलिवेट होता है क्योंकि यह इंटरफेयर कर रहा है आरएए सिस्टम के साथ, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसे इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम जब भी किसी पेशेंट को लिसिनोप्रिल दे रहे हैं तो हमें पोटेशियम का लेवल जो है वो मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट्रोपिन इज ए प्री मेडिकेशन गिवन टू द पेशेंट बिफोर सर्जरी, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपेक्टेड एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। बिफोर सर्जरी हम एज ए प्री मेडिकेशन जो है एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पर कौन सा एक्सपेक्टेड एक्शन है एट्रोपिन का? ऑप्शन ए रेड्यूस सिक्रेशंस, ऑप्शन बी प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एट्रोपिन जो होता है वो सिक्रेशन जो है उसे रिड्यूस करता है, क्योंकि एट्रोपिन सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम कर देता है, जिससे ड्यूरिंग सर्जरी सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है। उसकी वजह से रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया को भी प्रिवेंट करता है। इसी के साथ नेक्स्ट इसका एक्शन होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का। एट्रोपिन जो है वो जीआई ट्रैक्ट के स्मूथ मसल को भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन और पेल्विस की सर्जरी में बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुपीरियर हॉर्न ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज कनेक्टेड टू विच बोन। थायराइड कार्टिलेज का जो सुपीरियर हॉर्न होता है वो कौन से बोन से कनेक्टेड होता है? ऑप्शन ए वर्टिब्रा, ऑप्शन बी रिब्स, ऑप्शन सी हायोइड, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हायोइड बोन। इसे हम इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह है हमारा थायराइड कार्टिलेज जो कि कनेक्टेड है यहाँ पर हायोइड बोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इन द बॉडी। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी रोल क्या है? ऑप्शन ए टू इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन बी टू प्रमोट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी टू डिसॉल्व एक्जिस्टिंग ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी टू डिसॉल्व एक्जिस्टिंग ब्लड क्लॉट्स। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यह एक्टिवेट करता है सबसे फर्स्ट प्लाज्मिनोजन को, उसके बाद प्लाज्मिन का कन्वर्जन होता है, उसके बाद डिसॉल्व होता है क्लॉट और फिर ब्लड फ्लो जो है वो रिस्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मोस्ट इफेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक वाली डिजीज कंडीशन के अंदर हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को कब एडमिनिस्टर करेंगे तो वो मोस्ट इफेक्टिव होगा? ऑप्शन ए विद इन 6 आवर ऑफ सिम्टम ऑनसेट, ऑप्शन बी within 24 hour of symptom onset, ऑप्शन सी within 48 hour of symptom onset, ऑप्शन डी within 72 hour of symptom onset। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए within 6 hour of symptom onset। इस्चेमिक स्ट्रोक कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्रेन जो होता है उसकी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। बात करते हैं इसके टाइप्स की तो यह दो तरह का होता है, एक होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और दूसरा होता है एम्बोलिक स्ट्रोक। हम यहाँ पर अगर इस कंडीशन के अंदर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एडमिनिस्टर करते हैं तो यह किस तरह से एक्ट करेगा, यह ब्लड क्लॉट जो बना है उसे डिसॉल्व करेगा, जिससे क्या होगा हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है सेरिब्रल आर्टरी का वो दूर हो जाएगा और रिस्टोर हो जाएगा ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन। सो विद इन 6 आवर्स ऑफ द सिम्टम ऑनसेट अगर हम इस कंडीशन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एडमिनिस्टर करेंगे तो हमें इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरुलोप्लाज्मिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट प्राइमरली फंक्शंस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हिच मिनरल। सेरुलोप्लाज्मिन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है वह कौन से मिनरल के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी कॉपर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कॉपर। Ceruloplasmin's function are essential for maintaining proper copper and iron balance as well as protecting the body from oxidative damage। यह हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इसी के साथ ही प्रॉपर कॉपर और आयरन बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर कॉपर के अंदर इसकी बात की जाए तो यह कॉपर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और आयरन के अंदर यह मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। निम्न में से कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर इन्वॉल्व है और उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं?
ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन्स, ऑप्शन डी हेप्टोग्लोबिन्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्लोबुलिन।